हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास 10 साइंस के 2 मार्क्स वाले 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यही सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में पूछे जाएंगे। तो वीडियो में आगे बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है प्रकाश परावर्तन के नियम को लिखें। ठीक है, तो किसको लिखना है? प्रकाश परावर्तन के नियम को लिखना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। ये होता है दर्पण। ठीक है, ये होता है अभिलंब, ये होता है आपतित किरण, ये होता है परावर्तित किरण। ठीक है, तो पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। ठीक है, और दूसरा नाम आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, दोनों का मान क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। यही होता है परावर्तन का नियम। ठीक है, तो प्रकाश परावर्तन के 2 नियम हैं। 2 नियम निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण R का मान हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दें। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। उदाहरण Fe प्लस CuSO4, तो FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? एक तत्व दूसरे तत्व को उसके स्थान से क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, तो लोहा द्वारा यानी Fe यानी क्या होता है? लोहा द्वारा कॉपर को विस्थापित करके क्या ले रहा है? कॉपर का स्थान ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ बना रहा है फेरस सल्फेट। FeSO4 क्या होता है? फेरस सल्फेट, और कॉपर को क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु, ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। ठीक है, यही होता है विस्थापन अभिक्रिया। और एक ले लेते हैं। ठीक है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, CuSO4 को क्या बोलेंगे? कॉपर सल्फेट। यहाँ पर भी जिंक द्वारा किसको विस्थापित कर देगा? कॉपर। तो क्या बनाएगा? तो यहाँ बनाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4। ठीक है, और फिर से इधर कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो यहाँ क्या हो गया? तो यहाँ जो जिंक हुआ ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है और कॉपर जो है कम अभिक्रियाशील धातु। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देता है? विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, तो चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जल की उपस्थिति में ही अम्ल क्या में बदलते हैं? आयन में। ठीक है, जल की उपस्थिति में ही अम्ल आयन में वियोजित यानी टूटते हैं, और जल की अनुपस्थिति में यह संभव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ है जल की उपस्थिति में ही अम्ल आयन में टूटते हैं। ठीक है, जैसे HCl, तो जल की उपस्थिति में क्या में टूट रहा है? H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, एवं यही H आयन, क्या आयन? H प्लस आयन अम्लीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। यह काम जल की अनुपस्थिति में नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल आयन में वियोजित नहीं होते हैं, जिसके कारण अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्या होता है? नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार तैयार किया जाता है? इसके 2 उदाहरण बताइए। ठीक है,
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से। किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से। जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो वह जल के हाफ अणुओं को त्याग कर क्या बनाते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से प्राप्त किया जाता है जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CuSO4 2H2। ठीक है, 2H2। ठीक है, इसको कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है? 373 केल्विन ताप पर। ठीक है, इधर उसमें गर्म किया जाता है तो यह क्या बनाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, यानी क्या बनाएगा? CaSO4 हाफ H2O, यही होता है, क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और इसका उपयोग को लिखना था, तो इसका उपयोग क्या है? दीवार को चिकना करने में, डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डियों को जोड़ने में भी किसका उपयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी के साथ साथ खिलौना और सजावटी के सामान बनाने में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो अंतर लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और इधर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन परमाणु के बीच एकल आवन होता है। ठीक है, तो यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच क्या है? एकल आवन, तो इसको क्या बोलेंगे? संतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच द्विआवन और त्रिआवन द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, इधर द्विआवन त्रिआवन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दूसरा में क्या होता है? इसको एल्केन भी कहते हैं। ठीक है, किसको? संतृप्त को। इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। जो द्विआवन वाले को क्या बोलेंगे? एल्कीन, और त्रिआवन वाले को क्या बोलेंगे? एल्काइन। ठीक है, तो एल्कीन का सूत्र क्या है? CnH2n-2। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n। ठीक है, एल्कीन। उदाहरण भी देख लो, उदाहरण क्या होता है? मीथेन CH4। ठीक है, मीथेन। एथाइन क्या होता है? C2H2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? अमीबा में पोषण का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अमीबा क्या होता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है जो अपना भोजन किसके द्वारा प्राप्त करता है? अंतर्ग्रहण प्रक्रिया। ठीक है, तो अंतर्ग्रहण प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में अमीबा द्वारा क्या होता है? कुटपाट। ये होता है, क्या होता है? कुटपाट। कुटपाट द्वारा अपना भोजन को चारों ओर से क्या कर लेता है? घेर लेता है। ठीक है, उसके बाद वह कहाँ पर चला जाता है? वह भोजन खाद्य रिक्तिका में चला जाता है। ठीक है, और खाद्य रिक्तिका में क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जिसमें क्या हो जाता है? जिसमें भोजन का क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अमीबा का मुख्य भोजन क्या होता है? शैवाल होता है, बैक्टीरिया होता है तथा मृत आकर्बनिक पदार्थों के द्वारा होता है। ठीक है, अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण प्रक्रिया द्वारा होता है। किस प्रक्रिया द्वारा? अंतर्ग्रहण प्रक्रिया द्वारा होता है। अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपाट का निर्माण करती है। यह कुटपाट भोजन के चारों ओर घेर लेती है। इस प्रकार एक भोजन राजधानी यानी खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। भोजन राजधानी में एंजाइम के द्वारा भोजन का पाचन होता है। किसके द्वारा? राजधानी में क्या होता है? एंजाइम होता है जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है तथा पचे हुए भोजन कोशिका द्रव में विसरित हो जाते हैं और शेष अपच पदार्थ कोशिका सतह की तरफ गमन करता है और शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है? अमीबा में पोषण होता है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम बहुत ही क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको
तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक को लिखें। तो हम लोग क्या जानते हैं कि विद्युत धारा किस में जाती है, किसी तार में जाती है, और तार में क्या जाता है इधर, क्यू। ठीक है, तो क्यू को क्या बोलते हैं, आवेश। क्या बोलते हैं, आवेश। तो आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, तो चलिए, विद्युत धारा, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है, किससे, आई। तो आई बराबर क्या होता है, चार्ज बटे टाइम। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। यानी आई बराबर होता है क्यू बटे टी। क्यू क्या होता है, आवेश, और टी बराबर टाइम। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, और एक इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, चार्ज को क्या बोलते हैं, आवेश को क्या बोलते हैं, आवेश का ऐसा यूनिट कूलम, और समय का क्या होता है, जूल। तो कूलम पर जूल किसका ऐसा यूनिट होता है, तो विद्युत धारा का ही ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2 मीटर फोकस दूरी। ठीक है, तो एफ कितना है, 2 मीटर। ठीक है, और अवतल लेंस है, क्या लेंस है, अवतल लेंस है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, ऋणात्मक। ठीक है, और लेंस की क्षमता P बराबर 1/F होता है, P बराबर 1/, फोकस दूरी। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला में डाले 1/-2 का -2, तो 0.5 डायोप्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, तो क्यों बदल जाता है, तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डाला जाता है, लोहे को डाला जाता है, तो विलयन का रंग किसके कारण बदल जाता है, तो कॉपर द्वारा क्या करता है, लोहा द्वारा, किसके द्वारा, लोहा द्वारा कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, यही पढ़े थे हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया। तो लोहा द्वारा कॉपर को विस्थापित करके क्या बनाता है, FeSO4, इसको बोलते हैं लो सल्फेट का निर्माण करता है। ठीक है, लो सल्फेट, और कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ से तो लोहा द्वारा किसको विस्थापित कर दे रहा है, कॉपर को विस्थापित करके क्या बना रहा है, लो सल्फेट। ठीक है, जिसके कारण इसका रंग क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि लोहा द्वारा कॉपर को विस्थापित करके लो सल्फेट बनता है। क्या बनता है, लो सल्फेट। ठीक है, जिसके कारण उसका रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी Fe द्वारा CuSO4, CuSO4 क्या, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ क्या बनाएगा, विस्थापित कर देगा ना लोहा द्वारा कॉपर को, तो FeSO4। ठीक है, ये होता है फेरस सल्फेट, प्लस कॉपर विस्थापित हो जाता है, तो फेरस सल्फेट का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है, किसके कारण, विस्थापन होने के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि दही एवं खट्टे पदार्थ क्या होते हैं, अम्ल पाया जाता है, यानी उसमें क्या पाया जाता है, अम्ल। और हम लोग जानते हैं कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो चलिए, दही तथा खट्टे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इस हानि से बचने के लिए पीतल एवं तांबे के बर्तन को खट्टे पदार्थ नहीं रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या बनता है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और H2 गैस। ठीक है, H2 क्या होता है, बहुत हानिकारक गैस है, इसलिए इसे अवरोधी बर्तन में पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ फैक्ट जान लेते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल। ठीक है,
इमली में कौन सा, इमली एवं अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, नींबू में क्या अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, इसको भी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्या है, अम्ल एवं क्षारक के बीच की रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्यों? तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल प्लस क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच अभिक्रिया करके एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, तो अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को परिणाम स्वरूप, ठीक है, अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर उदासीन कर देते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अम्ल क्षारक के बीच अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका भी। वह दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। ठीक है, निकट की वस्तुओं को आसानी से देख सकती है, परंतु दूर की वस्तुओं को आसानी से स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती है, निकट दृष्टि दोष कहलाते हैं। ठीक है, तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। सोने एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, कारण बताइए। ठीक है, कारण बताना है कि सोने एवं चांदी का उपयोग में आभूषण को ही क्यों लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि सोना और चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील धातुएं होते हैं। यह प्रकृति में स्वतंत्र यानी मुक्त रूप में पाए जाते हैं। इनका संचरण भी नहीं होता है। क्या नहीं होता है, संचरण नहीं होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि यह बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, इसका संचरण बहुत कम होता है। ये आघातवर्धीयता एवं तन्यता होते हैं, और बहुत पुराने हो जाने पर भी इनकी चमक बनी रहती है। ठीक है, इसी गुण के कारण सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सोने एवं चांदी बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसका संचरण भी नहीं होता है। यह आघातवर्धीयता तथा तन्यता होते हैं। बहुत पुराने हो जाने के बाद भी इनकी चमक बनी रहती है। इसी गुणों के कारण सोने एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, पोषी स्तर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में क्या है, पोषी स्तर क्या है, इसे किसी एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसके विभिन्न पोषी स्तरों को नामांकित कीजिए। ठीक है, तो पोषी स्तर किसे कहते हैं, तो पोषी स्तर खाद्य श्रृंखला में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए, आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण, ठीक है, किसके, आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण या कड़ी क्या कहलाते हैं, पोषी स्तर कहलाते हैं। इन अलग अलग चरणों में स्थिति जीवों के पोषण की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, यानी और सभी में पोषण की जो प्रक्रिया होती है कैसे होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो आहार श्रृंखला का उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, एक उदाहरण, हरे पेड़ पौधे
इधर खरगोश, खरगोश को कौन खाता है? लोमड़ी, लोमड़ी को शेर, ठीक है। तो यहाँ हरे पेड़ पौधे क्या हो जाएगा? प्रथम पोषी स्तर, ठीक है। दूसरे पोषी स्तर में क्या हो जाएगा? खरगोश, ठीक है। तीसरा पोषी स्तर में हो जाएगा लोमड़ी और चतुर्थ पोषी स्तर में कौन हो जाएगा? शेर, ठीक है। और दोनों का क्या होता है? दोनों का पोषण प्रक्रिया क्या होता है? इन सब का पोषण प्रक्रिया क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। अब पोषी स्तर किस में आएगा? तो आहार श्रृंखला में आएगा, ठीक है। इसको भी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, परितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है? ठीक है, परितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है? तो परितंत्र को, ठीक है, परितंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपमार्जकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपमार्जक जीवों के मृत शरीरों तथा उनके अवशिष्ट में पाए जाने वाले जटिल पदार्थों को अपघटित कर सरल पदार्थों में बदल देते हैं। यह सरल पदार्थ पुनर्चक्रण होकर मृदा में मिल जाते हैं तथा पौधों द्वारा दोबारा प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो होता है अपमार्जक क्या काम करते हैं? अपमार्जक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसमें? परितंत्र में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? कार्बन के दो अपरूप के नाम। तो क्या होता है कार्बन के दो अपरूप? एक होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, व्याख्या करें कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है। ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है। ग्रहों से निकलने वाली आँखें, ग्रहों से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश की किरण की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होता है, ठीक है। इसी कारण ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो पहला फैक्ट क्या हुआ कि ग्रह तारों की अपेक्षा बहुत पास है और ग्रहों से जो निकलने वाली प्रकाश है वह हमारी आंखों तक पहुंचने में कुल परिवर्तन का औसत मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। जिसके कारण ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जब क्या है अगला क्वेश्चन? जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? उस गैस का आणविक सूत्र लिखे, ठीक है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया करता है? जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। ये जिंक है, ये है अम्ल। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, ठीक है। तो जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस गैस का आणविक सूत्र क्या है? H2 है, ठीक है। और अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण को लिखना है, तो समीकरण को लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? जिंक प्लस HCl, ठीक है। ये होता है जिंक और ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसको संतुलित करने के लिए इधर 2 लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, पित्त क्या होता है? मनुष्य की पाचन में इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो पित्त यकृत ग्रंथि से स्रावित होने वाला द्रव्य है, ठीक है, जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में सहायक होता है। मनुष्य की पाचन क्रिया में इसकी निम्नलिखित महत्व है, ठीक है। पित्त भोजन में वसा के बड़े बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ने में मदद करते हैं। दूसरा, पित्त अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम को अम्लीयता को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि जो पित्त होता है, तो पित्त कहाँ से स्रावित होता है?
यकृत यानी लीवर से, ठीक है। और यह कैसे पदार्थ है? द्रव्य पदार्थ है जो छोटे आंत में भोजन के पाचन में सहायता करता है, ठीक है। तो पाचन क्रिया कहाँ पर होती है? छोटी आंत में। कहाँ होती है? छोटी। पाचन क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया? मनुष्य के पाचन में इसकी क्या भूमिका है, ठीक है। तो पित्त में क्या होता है? पित्त रस होता है, ठीक है, जो क्या करता है? वसा के कणों को, बड़े कणों को तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। छोटे छोटे कणों में बदल देते हैं और क्या करते हैं? देते हैं भोज्य पदार्थ को क्या बना देते हैं? अम्लीय बना देते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या हो जाता है? उसमें हानिकारक जीवाणु सब रहते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, नष्ट हो जाते हैं। यानी एक प्रकार से वह भोज्य पदार्थ को क्या बना देते हैं? अम्लीय बना देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, समयवता किसे कहते हैं? एक उदाहरण दे, ठीक है। तो समयवता क्या होता है? वैसे यौगिक जिसके अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है। अणुसूत्र समान होगा लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है। क्या कहलाता है? समयवता कहलाता है, ठीक है। जैसे ब्यूटेन का सूत्र क्या था? C4H10, लेकिन इसका संरचना क्या हो रहा है? यहाँ पर भिन्न है, यहाँ पर भी दोनों में भिन्न है, ठीक है। ये होता है ब्यूटेन, ये होता है आइसोब्यूटेन, ठीक है। यानी इसमें क्या सेम है? अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है, ठीक है। संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है, इसलिए यह क्या कहलाता है? समयवता कहलाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो में यहीं तक ही, ठीक है। अगला दिन हम लोग फिर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।